हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम बीएससी नर्सिंग सेकंड राउंड की काउंसलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। लगातार लोगों का डाउट बना हुआ है कि जो नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग वाले हैं, क्या सेकंड राउंड की काउंसलिंग में एलिजिबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। फिर जिनका नंबर कम है, क्या उन्हें कोई गवर्नमेंट सीट या प्राइवेट सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सेकंड राउंड की क्या कट ऑफ रहने वाली है, किस कॉलेज में कितना सीट अभी बाकी है। और जो मा और इसी वीडियो में हम मॉप अप राउंड वाले की बात कर लेंगे कि मॉप अप राउंड में कौन-कौन जा सकता है जब मॉप अप राउंड होगा। क्योंकि अगर सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आप ये गलती कर देंगे, तो आप मॉप अप राउंड में नहीं जाएँगे। क्योंकि बहुत लोग का ये चॉइस है कि मैं सीधे मॉप अप राउंड में काउंसलिंग कराऊँगा और मुझे कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन आप ये गलती मत करिएगा, नहीं तो आप मॉप अप राउंड में भी नहीं जा सकते। तो आपके जितने भी डाउट हैं, इस वीडियो में हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो अभी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग हुई थी, उसका एडमिशन प्रोसेस चल रहा हुआ है। तो ये 8 तारीख तक इनका एडमिशन प्रोसेस चलेगा। 8 तारीख का इनका लास्ट डेट है एडमिशन प्रोसेस का, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट काउंसलिंग का। जो बीएससी नर्सिंग सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी, उनका जो इस डेट है वो 11 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा बीएससी नर्सिंग सेकंड राउंड की काउंसलिंग, और ये 18 तारीख तक आपकी काउंसलिंग चलेगी। फिर वहीं 21 तारीख को आपका सीट अलॉटमेंट आ जाएगा। ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है या आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है। फिर 22 तारीख से लेके 29 तारीख तक आपका एडमिशन प्रोसेस आपका भी चल जाएगा सेकंड राउंड काउंसलिंग का। फिर अब इस बार वीडियो में बात कर लेते हैं कि सेकंड राउंड की काउंसलिंग में कौन-कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर जिसका नंबर कम है, वो क्या करेगा कि सेकंड राउंड की काउंसलिंग में वो पार्टिसिपेट कर सकता है कि नहीं कर सकता। और जो नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग है, क्या वो एलिजिबल हो जाएँगे या नहीं होंगे। बाकी जिसका नंबर कम है और जिसे अच्छा नंबर गेन किए, लेकिन क्या है कि इस बार हाई कट ऑफ जाने की वजह से उनका नंबर कम हो गया है, तो उन्हें किस तरह से काउंसलिंग करना है उसके बारे में भी बात कर लेंगे। जैसे 143 पे, 144 पे ईडब्ल्यूएस पे कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है, तो जिसका 140 से 39 से उन्हें किस तरह से काउंसलिंग करनी है। वैसे ओबीसी वालों को 140 पे भी लगभग मिल गया था, जिन्होंने सही तरीके से काउंसलिंग की थी। तो जिनका नंबर 135-36 है, क्या उन्हें किस तरह से उन्हें काउंसलिंग करनी चाहिए कि उन्हें कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो ऐसे कंडीशन में हम बात कर लेते हैं कि बीएससी नर्सिंग सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आपको कैसे काउंसलिंग करनी चाहिए। तो पहले सेकंड राउंड की बात कर लेते हैं कि क्या कौन-कौन सा आपका गाइडलाइन है जो आपको फॉलो करने चाहिए सेकंड राउंड की काउंसलिंग में। तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं कि ये सेकंड राउंड की काउंसलिंग का पेज है। इसमें एलिजिबिलिटी लिखी है कि कौन-कौन एलिजिबल होंगे सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि ऑल कैंडिडेट हू हैव नॉट पार्टिसिपेट इन राउंड फर्स्ट। जो भी कैंडिडेट राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, वो सेकंड राउंड की काउंसलिंग करा सकते हैं। फिर वही दूसरा ऑप्शन लिखा है कि ऑल कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेट इन राउंड फर्स्ट ऑफ काउंसलिंग एंड हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट इन एनी कॉलेज। मतलब आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कराए थे, लेकिन आपको कोई कॉलेज नहीं मिला हुआ है, तो इस कंडीशन में आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग करा सकते हैं। सेकंड लिखा हुआ है कि ऑल कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड इन सीट इन कॉलेज एंड हैव सेलेक्ट ऑप्शन टू एक्सेप्ट एन अलॉटेड सीट एंड वांट टू अपग्रेड। तो जिन्होंने सेकंड जो काउंसलिंग हुई थी, तो उन्हें जो ऑप्शन दूसरे को चूज़ किया था, फ्लोट वाला ऑप्शन, तो उस कंडीशन में ये अपग्रेड करके दूसरे राउंड की काउंसलिंग में जा सकते हैं। लेकिन जिन्होंने पहला ऑप्शन चूज़ किया था, फ्रीज वाला ऑप्शन, वो लोग सेकंड राउंड की काउंसलिंग नहीं करा सकते। फिर वहीं लास्ट में लिखा है कि ऑल कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड इन सीट इन कॉलेज एंड हैव सेलेक्ट ऑप्शन 3 डिसलाइन। मतलब आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिल गया था, लेकिन आप क्या किए, उस कॉलेज को पसंद नहीं आया, कॉलेज को डिसलाइन कर दिए, उस कॉलेज को छोड़ दिए आप, तो वो लोग भी सेकंड राउंड की काउंसलिंग करा सकते हैं। तो जितने लोग भी एलिजिबल हैं सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए, मैंने यहाँ पे बता दिया है। केवल जिन्होंने कॉलेज मिल गया है और फ्रीज कर दिए थे, बस वही लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं काउंसलिंग 2 में। बाकी सभी लोग एलिजिबल हैं सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए। अब फीस कितनी देनी होगी सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो जिन्होंने अभी पहली बार काउंसलिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उन्हें तो पूरा 5500 रुपया पे करना होगा। 5000 रुपया रजिस्ट्रेशन का और 500 रुपया रजिस्ट्रेशन का और 5000 रुपया काउंसलिंग सिक्योरिटी फ़ीस का।
तो जो लोग पहली बार अभी काउंसलिंग कराने जा रहे हैं तो उन्हें तो पूरा देना होगा। बाकी जिन्होंने ऑलरेडी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में करा लिया था, अपना चॉइस फिलिंग कर लिए थे और फीस भी पेमेंट कर दिए थे 5500 रुपया, तो उन्हें सेकंड राउंड की काउंसलिंग में केवल रजिस्ट्रेशन फ़ीस देना रहेगा, 5000 रुपया नहीं देना रहेगा। तो यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है कि कौन-कौन 5000 नहीं देना है और कितने लोग को 5000 देना पड़ेगा। यहाँ पे पहले लिखा है कि ऑल कैंडिडेट who have accept and complete the admission process of round 1 and opted पार्टिसिपेट इन राउंड सेकंड फ्लोट। जिन्होंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज प्राप्त कर लिया और ऑप्शन 2 को चूज करके फ्लोट कर दिया है, तो उन लोग केवल क्या होगा कि वो रजिस्ट्रेशन करेंगे केवल 500 रुपया देके, बाकी फिर वो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, 5000 रुपया नहीं देना होगा। फिर लिखा है लास्ट नीचे उसके कि द कैंडिडेट हु हैव डिसलाइन एंड ऑप्टेड फॉर पार्टिसिपेट इन राउंड 2। फिर जिन्होंने ऑप्शन दूसरे को तीसरा चूज किया था डिसलाइन वाला, उन्हें भी सीधे सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आ जाएंगे, बस उन्हें केवल रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपया सबमिट करना होगा। तो लेकिन इसमें केवल बस उन्हीं लोग को 5500 रुपया सबमिट करना है जो पहली बार काउंसलिंग कराने जा रहे हैं। तो ये बात हो गई सेकंड राउंड की काउंसलिंग के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं कि जो लोग नॉट एलिजिबल हैं, क्या वो एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए सेकंड राउंड की काउंसलिंग में अभी जब 8 तारीख को इनका फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी, तो 9 या 10 तारीख को ये फिर से सीट मैट्रिक्स जारी करेंगे, जिसमें ये पता चलेगा कि अभी कितनी कॉलेजों में कितनी सीटें बची हुई हैं। ये फिक्स रहता है कि सेकंड राउंड की काउंसलिंग में ये अपना कट ऑफ नीचे करते हैं। तो जो लोग नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग है, अगर वो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं होते हैं, तो मॉप अप राउंड अगर होता है तो वो सब लोग एलिजिबल हो जाएंगे। जो लोग नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग है और वो चाह रहे हैं कि मुझे कोई प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना है, तो अगर सेकंड राउंड की काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं होते हैं, और इससे चांस है 50% का चांस है कि वो एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर बाई चांस अगर आप एलिजिबल नहीं होते हैं सेकंड राउंड में, तो मॉप अप राउंड में 100% चांस रहता है कि आप सभी एलिजिबल हो जाएंगे प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने के लिए। अब बात कर लेते हैं जिसका नंबर 80 नंबर से ऊपर है, लेकिन 80 से 120 के बीच में है, लेकिन वो उन्हें पता है कि 80 और 100 के बीच में अगर आपका नंबर है तो आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन में आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में अगर आप जो प्राइवेट कॉलेज आपको पसंद है, आप पूरा प्राइवेट कॉलेज के बारे में उससे पता कर लीजिए कि कौन कॉलेज कैसा है, तभी आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आप उस कॉलेज को प्रायोरिटी दीजिए। ऐसा ना हो कि आप कॉलेज को चूज़ कर लीजिए और बाद में पता चले वो कॉलेज अच्छा नहीं है, तो ऐसे में आपको कॉलेज मिल जाएगा लेकिन फिर आप मॉप अप राउंड में नहीं जा पाएँगे। क्योंकि मॉप अप राउंड में जाने के लिए भी क्राइटेरिया अभी देख लेते हैं कि मॉप अप राउंड में कौन-कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता है। तो आप उसी कॉलेज को चूज़ करिए, अभी आपके पास टाइम है तो कॉलेज के बारे में पता कर लीजिए कि आप कौन-सा प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं। बाद में ऐसा ना हो कि आप प्राइवेट कॉलेज मिल गया और बाद में वो आपको पसंद ना हो। अब बात कर लेते हैं जिनका नंबर थोड़ा अच्छा है, जो कट ऑफ गई है उससे 1-2 नंबर आपका कम है। तो अगर आपका नंबर कट ऑफ से 2-3 नंबर कम है और फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला हुआ है, तो आप क्या करें कि सेकंड राउंड की काउंसलिंग में अच्छे से काउंसलिंग करिएगा। जिसका कट ऑफ जिस कॉलेज का कट ऑफ बहुत कम जाता है, बस उसी कॉलेज को आप प्रेफ़रेंस दीजिए। क्योंकि आप हाई लेवल का कॉलेज डालेंगे तो उसका कोई मतलब मिलेगा नहीं। अगर आप चाहते हैं कि कहीं पूरे यूपी में कहीं से भी बीएससी नर्सिंग करने को मिल जाए गवर्नमेंट कॉलेज से, तो हम कर लेंगे। तो ऐसे कंडीशन में आप जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं सबको फिल करिए चॉइस फिलिंग में। चॉइस फिलिंग में आप कितना भी कॉलेज आप भर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल आप 10 या 12 कॉलेज ही फिल कर सकते हैं। तो जितना भी ऑटोनोमस कॉलेज है उसको प्रायोरिटी दीजिए, जो आपके डिस्ट्रिक्ट से नज़दीक हो पहले उसको ऊपर रख दीजिए, बाकी सभी ऑटोनोमस कॉलेज को फिल कर दीजिए। क्योंकि सेकंड राउंड की काउंसलिंग में थोड़ा कट ऑफ नीचे आ जाएगा तो आपके मिलने के चांस है गवर्नमेंट कॉलेज। तो मैंने आपको बता दिया कि जिसका नंबर कम है थोड़ा हाई कट ऑफ से, तो आपको मिलने के चांस है सेकंड राउंड की काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेज। बाकी जो नॉट एलिजिबल है उसको भी बता दिया, जो एलिजिबल नहीं है वो भी एलिजिबल हो सकते हैं। अगर नहीं होते तो मॉप अप राउंड में आप ज़रूर एलिजिबल हो जाएंगे। फिर वही बात होती है कि मॉप अप राउंड में एलिजिबल के लिए कुछ गाइडलाइन होते हैं, क्योंकि मॉप अप राउंड में सभी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो मॉप अप राउंड में भी बात कर लेते हैं कि मॉप अप राउंड में कौन-कौन एलिजिबल होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि मॉप अप राउंड हो सकता है ऑनलाइन हो या ऑफलाइन भी हो, क्योंकि पिछले साल जो मॉप अप राउंड हुआ था वो लखनऊ के लुल्लू मॉल में ऑफलाइन बेस पे हुआ था।
तो वहाँ पे भी 119 नंबर पे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था, क्योंकि सीटें खाली थी, लोगों ने काउंसलिंग कराया नहीं, तो जिन्होंने काउंसलिंग कराया उन्होंने कोई ना कोई कॉलेज मिल गया। तो ऐसे में आप मॉप अप राउंड तक जाइए, अगर आपका नंबर थोड़ा बहुत सही है तो आपको अच्छा, अगर बढ़िया नंबर है तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस है। अगर आपका नंबर थोड़ा कम है, नॉट एलिजिबल है, तो आप मॉप अप राउंड में एलिजिबल हो सकते हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए। तो मॉप अप राउंड में देख लीजिए कि कौन-कौन जा सकता है, क्योंकि अगर सेकंड राउंड में आप ये गलती कर देंगे तो मॉप अप राउंड में भी नहीं जा पाएँगे। क्योंकि म फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड का जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सही रहता है, लेकिन मॉप अप राउंड का थोड़ा इन्होंने गाइडलाइन जो दी है वो थोड़ा टफ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन-कौन काउंसलिंग करा सकता है मॉप अप राउंड में। तो पहला दिया गया है कि ऑल कैंडिडेट हू हैव नॉट पार्टिसिपेट इन एनी प्रीवियस राउंड ऑफ काउंसलिंग। ऐसा पार्टिसिपेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड की काउंसलिंग नहीं कराया है, वो मॉप अप राउंड में काउंसलिंग करा सकता है। और दूसरा दिया गया कि ऑल कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड राउंड 1 एंड 2 एंड हैव नॉट एनी अलॉटेड कॉलेज। मतलब अगर आपने फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में काउंसलिंग कराया है लेकिन आपको कोई कॉलेज नहीं मिला हुआ है, तब आप भी मॉप अप राउंड में काउंसलिंग करा सकते हैं। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि ऑल कैंडिडेट हु हैव कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस इन राउंड 1 एंड 2 कैन आल्सो पार्टिसिपेट in the mop-up round, but they have resigned from their allotted seat within the specific date and time before registration, after registration एंड ही विल नॉट। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में आपको कोई कॉलेज मिल गया है, तो लेकिन आप उस कॉलेज को पसंद नहीं कर रहे हैं, आप ऐसी मॉप अप राउंड में जाना चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको जो कॉलेज मिला हुआ है उसे आपको छोड़ना पड़ेगा। पहले क्या था कि आपको फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग मिल गई थी, मान लीजिए आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया था और सेकंड राउंड में जाना चाहते हैं तो आप फ्लॉट करके जा सकते थे। फिर मान लीजिए आपको सेकंड राउंड में आपको कोई कॉलेज नहीं मिला जो आप चाह रहे थे, तो जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिला था फिर से आपको वही सेकंड राउंड की काउंसलिंग में मिल जाएगा। तो वहाँ आपकी सीट जो थी सेफ रहती थी। लेकिन आपको मॉप अप राउंड में वो जो कॉलेज आपको फर्स्ट और सेकंड में मिला है उसको छोड़ना पड़ेगा, इस्तीफ़ा देना पड़ेगा उस सीट से, तभी आप मॉप अप राउंड में जा सकते हैं। लेकिन फिर वही अगर आपको मॉप अप राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो जो फर्स्ट और सेकंड में मिला था वो भी आपका चला जाएगा। यहाँ ये साफ-साफ लिखा हुआ है। फिर एकदम वो नीचे लिखा है कि द अलॉटेड सीट एंड सिक्योरिटी फीस जो 5,000 आपने दिया था वो क्या किया ये लोग जब्त कर लेंगे। अगर जो जैसे मान लीजिए कि आपने मॉप अप राउंड में काउंसलिंग कराया और आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है, तो इन्होंने क्या करेंगे कि आपके जो 5,000 रुपया है वो जब्त कर लेंगे, तभी आप क्या करेंगे कि थर्ड मॉप अप राउंड की काउंसलिंग करा पाएँगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपको सीट मिल गई है फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में, तो उस सीट को आपको छोड़ना पड़ेगा और फिर से आपको 5,000 रुपया आपको सबमिट करना पड़ेगा, तभी आप मॉप अप राउंड काउंसलिंग करा सकते हैं। ये बात उन्हीं के लिए है जिन्हें केवल सीट मिल गई है। जिन्हें सीट नहीं मिली है वो बेहिचक आप मॉप अप राउंड में काउंसलिंग करा सकते हैं, बस रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा। लेकिन अगर आपको कॉलेज मिल गया था फर्स्ट और सेकंड में, तो आपको फिर से 5500 रुपया दे के रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी आप मॉप अप राउंड में आ सकते हैं। यहाँ पे ये साफ-साफ लिखा है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि मॉप अप राउंड में कौन-कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता। तो ये था इनका गाइडलाइन था मॉप अप राउंड के बारे में। बाकी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि काउंसलिंग कैसे करानी है और कब राउंड स्टार्ट होगा। तो जो लोग एलिजिबल नहीं है वो घबराए नहीं, क्योंकि ये काउंसलिंग आपकी 11 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। तो जो लोग एलिजिबल नहीं है आप अपना चेक करिएगा, हो सके आप इस 50% चांस है कि आप एलिजिबल हो जाएँगे अपनी काउंसलिंग के लिए। बाकी जिसका नंबर कम है वो थोड़ा स्मार्ट तरीके से काउंसलिंग करेंगे, क्योंकि इस बार गवर्नमेंट कॉलेज में अगर अचीव करना है तो स्मार्ट तरीके से आपको काउंसलिंग करना होगा। बाकी जैसे ही आपकी सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी हम आपको बता देंगे कि आपको कौन-कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ करना चाहिए, जिससे आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। बाकी जितने लोग को प्राइवेट कॉलेज से करना है तो आप उस कॉलेज के बारे में अच्छे से पता कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आपको 4 साल पछताना रहे कि मैंने गलत कॉलेज को चूज़ करके बीएससी नर्सिंग कर रहा हूँ। तो अभी आपके पास टाइम है, 11 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, तो अभी उस कॉलेज के बारे में अच्छे से चूज़ कर लीजिएगा, तभी आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में उस कॉलेज को प्रेफ़रेंस दीजिएगा। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो वीडियो के कमेंट में या तो आप पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों को लिंक शेयर कर दे रहा हूँ। बाकी अगर कोई भी डाउट रहता है तो आपके लिए पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।